झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर सूत्रों के हवाले से खबर। हेमंत सोरेन दिल्ली आवास में मौजूद नहीं। ईडी को हेमंत सोरेन की लोकेशन मिली। सोरेन का चार्टर प्लेन दिल्ली एयरपोर्ट पर है। हेमंत सोरेन के दिल्ली वाले घर से ईडी की टीम ने हेमंत सोरेन के घर से कई अहम दस्तावेज बरामद किए। दिल्ली में ईडी की कार्रवाई के बाद बढ़ाई गई रांची में मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा। दिल्ली आवास पर ईडी की कार्रवाई जारी। हेमंत सोरेन को ईडी के समन पर बोले बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव। कहा, जो कुछ भी हो रहा है इसके लिए मुख्यमंत्री स्वयं जिम्मेदार। शुरू से पूरी प्रक्रिया के साथ खेल रहे थे। जमीन के बदले नौकरी घोटाले में ईडी के सवालों से लालू का सामना। पटना के ईडी जोनल दफ्तर में 3.5 घंटे से चल रही है पूछताछ। पटना ईडी दफ्तर के बाहर आरजेडी कार्यकर्ताओं का उमड़ा हुजूम। 30 मिनट तक गेट पर खड़े रहे लालू। लालू यादव से ईडी की पूछताछ पर बोली मीसा भारती। कहा, केंद्रीय एजेंसियां मेरे पूरे परिवार को परेशान कर रही हैं। कल सरकार गई और आज पूछताछ के लिए बुला लिया। लालू से ईडी की पूछताछ पर भड़की बेटी रोहिणी। कहा, मेरे पापा को आज कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार गिरगिट के साथ साथ सीबीआई और ईडी होंगे। लैंड फॉर जॉब मामले में कल तेजस्वी यादव से पूछताछ करेगी ईडी। पटना में ईडी के ऑफिस में होगी पूछताछ। खिचड़ी घोटाले में संजय राउत के भाई संदीप राउत से कल पूछताछ। ईडी ने संदीप को पूछताछ के लिए किया तलब। 9वीं बार सीएम बनने के बाद नीतीश कुमार कैबिनेट के साथ पहली बैठक। नीतीश कैबिनेट का फैसला। कैबिनेट ने सत्र का फैसला नीतीश पर छोड़ा। 5 फरवरी को बुलाया जाने वाला बिहार विधानसभा का बजट सत्र चला। अभी कोई तिथि तय नहीं। जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान। हमने इंडिया गठबंधन से नाता तोड़ा। इंडिया गठबंधन का कोई भविष्य नहीं। इंडिया गठबंधन दलों में समन्वय नहीं है। कांग्रेस बड़े पदों को कब्जाने में लगी थी। जयराम रमेश ने नीतीश पर साधा निशाना। कहा, बिहार के कई नेता गिरगिट को टक्कर देते हैं। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन का नीतीश कुमार पर निशाना। कहा, इंडिया गठबंधन का नीतीश जी ने अंतिम संस्कार कर दिया। दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री मोदी छात्रों से की परीक्षा पे चर्चा। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में बोले प्रधानमंत्री मोदी, हर चुनौती के लिए खुद को तैयार करें। इस बार परीक्षा पे चर्चा के लिए 2 करोड़ से अधिक छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों ने कराया था रजिस्ट्रेशन। हिंदू पक्ष की सुप्रीम कोर्ट में याचिका। ज्ञानवापी के शिवलिंग और फवारा विवाद में याचिका। सील इलाके में वैज्ञानिक सर्वे की मांग। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सील है विवादित क्षेत्र। ज्ञानवापी पर वीएचपी अध्यक्ष आलोक कुमार का बयान। ज्ञानवापी को हिंदुओं को सौंपे मुस्लिम पक्ष। मस्जिद किसी उचित स्थान पर स्थानांतरित हो। ज्ञानवापी में मस्जिद नहीं मंदिर है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज बंगाल से बिहार में करेगी प्रवेश। किशनगंज में दाखिल होने पर राहुल गांधी की होगी जनसभा। बिहार के किशनगंज में राहुल गांधी का बीजेपी पर निशाना। कहा, बीजेपी की विचारधारा नफरत और हिंसा की। सीएए को लेकर केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने दक्षिण 24 परगना के काकद्वीप में किया बड़ा दावा। गारंटी दे रहा हूं कि 7 दिन के अंदर पूरे देश में सीएए होगा लागू। सीएए को लागू होने से कोई नहीं रोक सकता। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का यूसीसी पर बयान। चुनाव से पहले यूसीसी लागू करने के लिए हमारी सरकार तैयार। यूसीसी के लिए बनी कमेटी 2 फरवरी को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कर्नाटक में हनुमान ध्वज हटाने पर छिड़ा संग्राम। विरोध कर रही भीड़ पर लाठीचार्ज। बीजेपी, जेडीएस और बजरंग दल सड़क पर उतरे। भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब ज्ञानवापी को लेकर बहस तेज हो गई है। एएसआई सर्वे रिपोर्ट के बाद एक पक्ष ज्ञानवापी को हिंदुओं को सौंपने की मांग कर रहे हैं तो दूसरा पक्ष सर्वे रिपोर्ट को ही खारिज कर रहा है। जबकि एएसआई ने 92 दिन सर्वे करने के बाद 839 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की है, जिसके पेज नंबर 137 पर साफ साफ लिखा है कि यहां मस्जिद के नीचे हिंदू मंदिर था। हिंदू पक्ष की मांग के बीच एक बार फिर पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर भी ज्ञानवापी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष ने याचिका दायर की है। संरक्षित क्षेत्र के एएसआई सर्वे की मांग की गई है। इस याचिका में बजूखाना क्षेत्र का भी सर्वे कराने की मांग की गई है।
संरक्षित क्षेत्र पर सुप्रीम कोर्ट से आदेश वापस लेने की मांग है। सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी, अब सुप्रीम कोर्ट से याचिका दायर करने के बाद ये मांग की गई है कि कोर्ट एक बार फिर वो रोक जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाई गई थी उस रोक को हटाए और संरक्षित क्षेत्र का भी एएसआई सर्वे कराया जाए। वजूखाना क्षेत्र का सर्वे कराने की मांग की जा रही है इस याचिका में। लेकिन आइए आपको बता देते हैं कि आज क्या हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में दरअसल क्या मांग रखी गई है। सुप्रीम कोर्ट में जो आज याचिका दायर की गई है उसमें कहा गया कि वजूखाने की एएसआई सर्वे कराया जाए, उसकी मांग की गई है। और हिंदू पक्ष का दावा है कि वजूखाने में शिवलिंग मौजूद है और उसका एएसआई सर्वे होना चाहिए। वैज्ञानिक तरीके से शिवलिंग का सर्वे कराने की मांग इस याचिका में की गई है जो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। एएसआई के सर्वे में वजूखाना क्षेत्र शामिल नहीं था, लेकिन हिंदू पक्ष का कहना है कि दरअसल इसी क्षेत्र का वैज्ञानिक सर्वे होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने वजूखाना को संरक्षित करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के ऑर्डर पर रोक लगा दी थी और कहा था कि इस इलाके को संरक्षित रखा जाए, लेकिन अब मांग ये की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी उस रोक को हटाए और यहां पर वैज्ञानिक सर्वे की इजाजत दे दी जाए। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ TV9 भारतवर्ष संवाददाता पीयूष जुड़ गए हैं जो और ज्यादा जानकारी हमें देंगे। पीयूष, यानी अब ये मांग की जा रही है कि जो हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया था जिस पर स्टे लगा दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो स्टे हटा दिया जाए और इस जगह का जरूर होना चाहिए वैज्ञानिक सर्वे। क्या उसकी अहमियत बताई जा रही है हिंदू पक्ष की तरफ से और क्यों उनकी तरफ से ये मांग? बिल्कुल सुमेरा, देखिए हिंदू पक्ष का ये कहना है कि वजू खाने में एक शिवलिंग है, जबकि मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि वो फव्वारा है। और इसी विवाद के चलते जब हाईकोर्ट का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, यहाँ पर जब चुनौती दी गई थी उसको मुस्लिम पक्ष की ओर से, तब सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई 2023 को जब एक आदेश जारी किया था उसमें सीधे तौर पर इस क्षेत्र को संरक्षित कर दिया था। जबकि पूरे ज्ञानवापी का एएसआई सर्वे हो चुका है, सिर्फ वजूखाना जो क्षेत्र है वहां पर सर्वे नहीं हुआ है। यही वजह है कि हिंदू पक्ष की ओर से ये मांग की गई है कि एएसआई के निदेशक को इस मामले में अब सर्वे का आदेश जारी करें और साथ ही जो वजूखाना क्षेत्र को संरक्षित किया गया है, जो आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी किया गया है, उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट वापस ले ले। तो ऐसी स्थिति में अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या रुख अपनाता है, क्योंकि सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो ज्ञानवापी के मामले में जो एएसआई सर्वे की रिपोर्ट सामने आई है उसमें बहुत सारे ऐसे चिन्ह और बहुत सारे ऐसे साक्ष्य सामने आए हैं जो सीधे तौर पर ये कहते हैं कि वहां पर एक हिंदू मंदिर था। अब ऐसी स्थिति में सिर्फ वजूखाना वो क्षेत्र है जहां पर सर्वेक्षण नहीं कराया गया है और हिंदू पक्ष का यही मानना है कि अगर वजूखाना क्षेत्र का भी सर्वेक्षण कराया जाएगा तो जिस क्षेत्र को, जिस शिवलिंग को फव्वारा बताया जा रहा है वो शिवलिंग होगा। ज्ञानवापी परिसर का सर्वे तो पूरा हो गया, लेकिन ज्ञानवापी से मिले सबसे अहम सबूत का वैज्ञानिक परीक्षण अभी बाकी है। साथ ही बाकी है संरक्षित क्षेत्र का सर्वे। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। कौन से हैं सबसे अहम सबूत जिनका वैज्ञानिक सर्वेक्षण होना है, इस रिपोर्ट में वो भी समझिए। 16 मई 2022, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का आखिरी दिन था। कोर्ट कमिश्नर के साथ हिंदू और मुस्लिम पक्ष के पैरोकार भी ज्ञानवापी में थे। काम पूरा होकर जैसे ही कोर्ट कमिश्नर ज्ञानवापी से बाहर निकले, हिंदू पक्ष के पैरोकार सोहन लाल आर्य खुशी में चहकते हुए बोले, बाबा मिल गए। शिवलिंग जी आप कह रहे हैं बाबा मिल गए, कौन से बाबा मिल गए? बताइए सोहन लाल, जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी वो बाबा मिल गए। हाँ। आज का दिन कितना बड़ा दिन मानते हैं? बहुत बड़ा दिन मानते हैं हम सब लोग। जैसे ही वह समय आया, मस्जिद प्रांगण हर हर महादेव के नारों से घोषित हो गया। वो समय कैसा क्या बताए, लोग नाचने लगे। हिंदू पक्ष ने जिस आकृति को शिवलिंग बताया वो ज्ञानवापी परिसर के उस तालाब में थी जिसे ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी वजूखाना बता रही थी। मस्जिद कमेटी का दावा था कि वजूखाना में पानी का बहाव बना रहे इसलिए फव्वारा बनाया गया है, लेकिन 8 इंच व्यास वाले
12 फीट लंबे उस आकृति को हिंदू पक्ष ने शिवलिंग ही माना। उसी दिन वाराणसी की कोर्ट में एक याचिका भी दाखिल की गई, जिस पर फैसला सुनाते हुए अदालत ने वजूखाने को सील करके शिवलिंग को संरक्षित करने का आदेश जारी कर दिया। ज्ञानवापी परिसर में कथित वजूखाना अब तक सील है। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि ज्ञानवापी में मुस्लिम पक्ष नमाज तो अता कर सकता है, लेकिन वजूखाने का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब सवाल यह है कि अगर ज्ञानवापी परिसर में मिली आकृति शिवलिंग ही है, तो वो शिवलिंग तालाब में कैसे गया? इसका जवाब हिंदू पक्ष के लोग इतिहास की कहानियों के आधार पर देते हैं। उनका दावा है कि जब औरंगजेब के आदेश पर आदि विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर को तोड़ा जा रहा था, तब उस ज्योतिर्लिंग को बचाने के लिए मंदिर के अर्चक यानी पूजा पाठ करने वाले उसे लेकर ज्ञानवापी यानी ज्ञान के कुएं में कूद गए थे। द्वारका पीठ के तत्कालीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग को आदि विश्वेश्वर ही माना। विश्च संयुक्तम जीर्णाद्यमपि सुस्थितम पूजया रहितम यत्तद अदुष्टमपि दुस्थितम। इसका मतलब है कि जो जीर्णादि हो, माने बहुत पुराना हो गया हो, एकदम पुराना दिख रहा हो, टूटा सा लग रहा हो, भग्न जीर्ण सा दिख रहा हो, फिर भी पूजादि से अगर संयुक्त है तो वो सुस्थित माना जाएगा। ज्ञानवापी यानी ज्ञान के कुएं की कहानी कई पुराणों में है। स्कंद पुराण के काशी खंड में बताया गया है कि आदि विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के दक्षिण में ज्ञानवापी है, जिसके दर्शन मात्र से ज्ञान का संचार हो जाता है। पुराणों में ज्ञानवापी को उस काशी का केंद्र भी बताया गया है, जिसकी रचना स्वयं महादेव ने की थी। ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित फव्वारे को शिवलिंग बताने की एक वजह यह भी है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित नंदी की प्रतिमा का मुख भी ठीक उसी ओर है। ज्ञानवापी परिसर में मिला शिवलिंग ही आदि विश्वेश्वर है। इस पर संदेह दूर करने के लिए हिंदू पक्ष ने कार्बन डेटिंग कराने की याचिका भी दाखिल की, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कार्बन डेटिंग का निर्देश दिया था। लेकिन मुस्लिम पक्ष के ऐतराज के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कार्बन डेटिंग कराने पर रोक लगा रखी है। ज्ञानवापी पर वीएचपी अध्यक्ष आलोक कुमार का बयान। ज्ञानवापी को हिंदुओं को सौंपे मुस्लिम पक्ष। उन्होंने कहा मस्जिद किसी उचित स्थान पर स्थानांतरित हो, यह भी कहा गया उनकी तरफ से। ज्ञानवापी में मस्जिद नहीं मंदिर है, कहना है आलोक कुमार का। यह जो पूरा एविडेंस इकट्ठा हुआ है और जो निष्कर्ष निकाले गए हैं, तो फिर यह संदेह करने का कोई कारण नहीं बचता कि इस जगह की प्रकृति आज भी मस्जिद की नहीं है, मंदिर की है। वज़ू खाने में जो शिवलिंग मिला है, मस्जिद में शिवलिंग नहीं होता है। तो यह शिवलिंग, यह दीवारों के इंस्क्रिप्शंस, ये देवी देवताओं के चित्र, श्रृंगार गौरी का भित्ति चित्र, यह सब साबित करता है कि 15 अगस्त 1947 को भी इस स्थान की प्रकृति मंदिर की थी और आज भी मंदिर की है। विश्व हिंदू परिषद 2 मांगें करती है। पहली मांग ये करती है कि वज़ू खाना जिसको कहते थे, वहाँ जो शिवलिंग है उसकी सेवा पूजा अब शुरू करनी चाहिए और न्यायालय इस बात की अनुमति दे कि उस शिवलिंग की योग्य ढंग से सेवा पूजा यह हिंदू समाज कर सके। दूसरा, हम इंतज़ामिया कमेटी से भी यह आग्रह करेंगे कि वह इस नई रिपोर्ट का विचार करे, वैज्ञानिक ढंग से सिद्ध हुए तथ्यों का विचार करे और स्वयं यह ऑफर करे कि वह संपूर्ण आदर के साथ किसी उचित स्थान पर इस मस्जिद को स्थानांतरित कर लेंगे और यह जगह हिंदुओं को सौंप देंगे। लेकिन ज्ञानवापी पर दरअसल किसका क्या दावा है, कौन क्या कह रहा है, दोनों पक्षों की तरफ से आपको बताते हैं। एएसआई सर्वे हिंदू पक्ष और वीएचपी की मांग है।
देखिए, एएसआई सर्वे के मुताबिक मंदिर के सबूत मिले हैं, देवी देवताओं की प्रतिमाएं मिली हैं। हिंदू पक्ष का कहना है कि पुराने मंदिर के ऊपर मस्जिद बनी है, मंदिर तोड़कर ही मस्जिद बनाई गई है। वीएचपी की मांग है कि हिंदुओं को सौंपा जाए, मस्जिद कहीं और शिफ्ट की जाए, किसी और जगह स्थानांतरित की जाए। तो अभी ये दावे हैं सभी पक्षों के, लेकिन इसके अलावा बड़ा सवाल क्या है? क्या ज्ञानवापी को हिंदुओं को सौंप देना चाहिए? क्या मस्जिद को कहीं और शिफ्ट करना चाहिए? ये दो बड़े सवाल इस स्थिति के सामने आने के बाद, जो एएसआई की रिपोर्ट सामने आई है उसके सामने आने के बाद ये सवाल उठ खड़े हुए हैं। लेकिन आपको ये भी बताएं कि इस पर क्या बयान दिए जा रहे हैं। ज्ञानवापी को लेकर मुस्लिम नेताओं ने बड़ा बयान दिया है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नेता डॉक्टर इमरान चौधरी ने TV9 भारतवर्ष से कहा, ज्ञानवापी हिंदुओं को सौंप देना चाहिए, कहना है डॉक्टर इमरान चौधरी का। सर्वे से पहले ही सबका मानना है कि वहां मंदिर था और इस वजह से ऐसा किया जाना चाहिए। मस्जिद में मंदिर के निशान मौजूद हैं, बातचीत के जरिए विवाद को खत्म करना चाहिए, कहना है डॉक्टर इमरान चौधरी का। उसमें स्पष्ट दिख रहा है कि पश्चिम की जो द्वार है, पश्चिम की जो दीवार है, उसका हिस्सा मंदिर का है। इसके अलावा नंदी जो है उसका मुख भी मस्जिद की तरफ है, और जो हाउस है वहां से एक शिवलिंग की आकृति भी पाई गई है। तो ये सब चीजें प्रमाणित करती है कि वहां पर मंदिर था। तो किसी की अमानत को उसे सौंप देना, ये इस्लाम है। मौलाना तारिक जमील पाकिस्तान के, उनका भी एक बड़ा स्टेटमेंट इसके पहले रहा है कि हमें अपनी जिद को जिताना है कि इस्लाम को जिताना है। तो जिद को जिताना है तो कोई बात नहीं, आप लड़ाई झगड़े करते रहिए, और इस्लाम को जिताना है तो जिसका जो हक है वो उसे दे देना ही इस्लाम है। वहाँ स्वामी विश्वनाथ का मंदिर मिलेगा और उसके आसार वहाँ पर सारे मिलते हैं। और ये जिस तरीके का एक माहौल बनाया जा रहा है, एक चिढ़ाने वाला माहौल बनाया जा रहा है, मेरी उन सभी लीडरों से और उन सबसे दरख्वास्त है, सभी भाइयों से, कि इस तरीके के चिढ़ाने वाला माहौल ना बनाएं। एक बातचीत की माहौल फिजा पैदा करें, और बातचीत के अंदर हमारे उलमा, हिंदू उलेमा उसके अंदर, यानी कि जो हमारे स्वामी वगैरह और पंडित लोग हैं, वो एक सर जोड़ करके बैठें और एक राय बनाएं, और उसके बाद इस पर फैसला लें कि आखिर इस पूजा स्थल का, इस इबादत गाह का हमने किस तरीके से फैसला करना है। जिस तरीके से अयोध्या का मामला बातचीत के द्वारा भी हल किया गया, कोर्ट के द्वारा उसका फैसला आया, लेकिन उससे पहले भाईचारे की फिजा बनाई गई। ज्ञानवापी पर गिरिराज सिंह ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा, अयोध्या तो झांकी है, काशी और मथुरा बाकी है। मुस्लिमों से अपील है कि काशी हिंदुओं को सौंपें, सारे सबूत हिंदुओं के पक्ष में है, कहना था गिरिराज सिंह का। हम नारा लगाते रहे, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अब काशी की बारी है, एएसआई ने रिपोर्ट दे दिया है। अब मुसलमान भाइयों से अपील है, वो काशी को हिंदुओं को सुपुर्द कर दें। सारे साक्ष्य हिंदुओं के पक्ष में है। यही कार्यकर्ताओं का नारा था और है। अयोध्या तो एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट के बाद ज्ञानवापी हिंदुओं को सौंपने की मांग हो रही है। इसलिए यह भी जानना जरूरी है कि एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में दरअसल है क्या, इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है। आइए बताते हैं आपको सिलसिलेवार तरीके से। देखिए, मार्बल स्लैब पर श्री लिखा है, ये कहा गया है, ये स्लैब है और इसका नमूना रखा गया है, जिसमें कहा गया है इस स्लैब पर श्री लिखा है। इसके अलावा मार्बल स्लैब पर राम लिखा है, और ये साफ तौर पर दिख रहा है। ये जो सबूत है वो मिले हैं। हनुमान की मूर्ति है, 36 सेंटीमीटर की ऊंची जो मूर्ति है वो भी दिखाई दी है। साफ तौर पर ये मूर्ति देखी जा सकती है। ये हनुमान की मूर्ति भी दिखी है। इसके अलावा श्री कृष्ण की खंडित मूर्ति भी है जो 15 सेंटीमीटर ऊंची है। ये भी एएसआई के सर्वे में पाया गया है। इसके अलावा घड़ियाल दिखा है, 42 सेंटीमीटर लंबी घड़ियाल की आकृति भी बनी हुई है और वो दिखाई दी है। हनुमान मूर्ति एक और है जो 21.5 सेंटीमीटर ऊंची है और उसके भी साक्ष्य सबूत मिले हैं। शिवलिंग की आकृति भी है जो 6.5 सेंटीमीटर ऊंची है और वो आकृति भी एएसआई के सर्वे में मिली है। विष्णु मूर्ति भी मिली है 27 सेंटीमीटर ऊंची, एएसआई के सर्वे रिपोर्ट में ये बताया गया है। तो एएसआई के सर्वे रिपोर्ट में तमाम जानकारियां हैं। गणेश मूर्ति है 12 सेंटीमीटर ऊंची और वो भी वहां है। खंडित शिवलिंग भी है 7 सेंटीमीटर ऊंचा। तो ये जानकारी इस रिपोर्ट
में दी गई है, जो एएसआई की रिपोर्ट थी। और एएसआई की रिपोर्ट में ये तमाम जानकारियां, द्वारपाल मूर्ति है 28 सेंटीमीटर ऊंची है, ये तमाम साक्ष्य एएसआई रिपोर्ट पे सामने आए, जिसके आधार पर अब मांग की जा रही है। गणेश मूर्ति 8.5 सेंटीमीटर ऊंची, देखिए ये गणेश की जो मूर्ति है वो भी एएसआई के सर्वे में पाई गई है और एएसआई के सर्वे रिपोर्ट में इसका दावा किया जा रहा है। राजनीति के मैदान से सीएम सोरेन पर ईडी सूत्रों से बड़ी खबर आ रही है। ईडी को हेमंत सोरेन का ईमेल मिला है। 31 जनवरी को जांच में शामिल होंगे सोरेन, उनकी तरफ से कहा गया है। नए इनपुट के लिए सोरेन के घर रेड चल रही है। नए इनपुट पर सोरेन से पूछताछ करना चाहती थी ईडी, लेकिन सीएम घर पर नहीं मिले। अब उन्हें एक ईमेल भेजा गया है, यानी सोरेन की तरफ से एक ईमेल भेजा गया है, जिसमें उनकी तरफ से कहा यह गया है कि वो 31 जनवरी को शामिल हो जाएंगे, पूछताछ के लिए ईडी के पास पहुंचेंगे। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं। जितेंद्र, एक तरफ रेड चल रही है नए इनपुट के आधार पर, तो अभी तक पता नहीं लग पा रहा था कहां है, क्या लोकेशन का अभी भी पता लग पाया है या सिर्फ ईमेल मिला है? जी बिल्कुल, देखिए सुमेरा, सुबह तकरीबन 7 बजे ईडी की टीम शांति निकेतन स्थित जो आवास है हेमंत सोरेन का, वहां पहुंची थी। लगातार तब से उनको ट्रेस करने की कोशिश की जा रही थी। उनके जो ड्राइवर यहां पर मौजूद थे उनसे पूछताछ की गई। इसके अलावा घर में सर्च ऑपरेशन एक छेड़ा गया, जिस दौरान कुछ कागजात बरामद हुए, लेकिन अभी तक हेमंत सोरेन के बारे में कोई पुख्ता लोकेशन उनकी नहीं मिल पाई है ईडी को। हालांकि ईडी का कहना है कि उनको एक मेल जरूर मिला है हेमंत सोरेन का, जिसमें कहा गया है कि 31 जनवरी को खुद वो ईडी के सामने पेश होंगे। और जो नए इस जमीन घोटाले को लेकर, जो सेना की जमीन गलत तरीके से जिसकी खरीद फरोख्त की गई, उसको लेकर जो नए तथ्य सामने आए हैं, उनको लेकर जो पूछताछ हेमंत सोरेन से ईडी को करनी है, उसके लिए वो 31 तारीख को ईडी के सामने पेश होंगे। तो फिलहाल अभी तक इस पूरे मामले पर यही अपडेट ईडी सूत्रों की तरफ से दिया गया है, लेकिन फिर भी ईडी का कहना है कि लगातार हेमंत सोरेन की जो लोकेशन है उसको ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। उनके जितने भी करीबी हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। झारखंड में जो सीएम ऑफिस है वहां पर भी ईडी की एक टीम पहुंची थी, वहां भी उनके जो कर्मचारी और अधिकारी वहां मौजूद थे, उन सबसे भी पूछताछ की गई। तो लगातार ईडी कोशिश करे कि किसी तरीके से हेमंत सोरेन से संपर्क साधा जा सके, लेकिन सुबह 7 बजे से लेकर अब तक ये कवायद चल रही है और हेमंत सोरेन अभी तक ईडी के सामने नहीं आए हैं। जी हाँ, लेकिन अब ईमेल भेजा गया और कहा है कि 31 जनवरी को वो पहुंचेंगे ईडी से के पास और अब शामिल होंगे जो जांच चल रही है उसमें। इससे पहले भी उन्हें कई समन दिए गए थे, लेकिन वो पेश नहीं हुए थे, उन्होंने सहयोग नहीं किया, जिसके बाद यहां तक पहुंचे हैं हालात। लेकिन अभी तक पता नहीं लग पाया उनकी लोकेशन का। लैंड फॉर जॉब मामले में इस बीच दूसरी तरफ बिहार में लालू यादव से भी पूछताछ चल रही है। ईडी ऑफिस में 4 घंटे से लालू यादव से पूछताछ हो रही है। ईडी पूछताछ पर मीसा भारती ने भी बड़ा बयान दिया है। मेरे परिवार को ईडी परेशान कर रही है, कहा मीसा ने। क्या कुछ कहा, सुनिए। मीसा भारती का कहना था कि मेरे बच्चों का नाम आना ही अब बाकी रह गया है, यानी पूरे परिवार को शामिल कर लिया गया है इस मामले में। मीसा भारती लगातार ईडी दफ्तर के बाहर ही मौजूद हैं, जहां लालू यादव से पूछताछ हो रही है। लगभग 4 घंटे से पूछताछ चल रही है। पहले दफ्तर के बाहर मौजूद रहे काफी देर तक लालू यादव, फिर उनकी गाड़ी क्योंकि अंदर नहीं जा पाई तो वो फिर पैदल निकलकर बाहर गए क्योंकि गाड़ी को अंदर जाने की इजाजत नहीं मिल रही थी। लेकिन मीसा भारती उनके साथ थी, उनकी बेटी। मीसा भारती ने यह आरोप लगाया कि कल सरकार गिरी और आज देखिए पूछताछ के लिए बुला लिया है। पूरे परिवार को परेशान किया जा रहा है। अब सिर्फ बाकी यह रह गया है कि अब उनके बच्चों का भी नाम इसमें शामिल कर दिया जाए। ये देखिए, आपको दिखा रहे हैं जिस कार में लालू थे उसी कार में उनकी बेटी और आरजेडी सांसद मीसा भारती भी मौजूद थी। लालू अब पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस गए हैं तो मीसा भारती पास ही में मौजूद एक मंदिर में चली गई हैं। ईडी के ऑफिस के बाहर नारेबाजी भी हुई। बड़ी संख्या में आरजेडी के कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की और बीजेपी पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। कल सरकार गई है और आज उनको बुलाया गया है पूछताछ के लिए। और पूरे देश के लोग और स्पेशली बिहार के लोग सब लोग जानते हैं कि लालू जी की तबीयत ठीक नहीं है, किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित है और सबसे बड़ा तो एज फैक्टर है। उनको उठने बैठने में भी प्रॉब्लम होती है, किसी की हेल्प की जरूरत होती है। देश की जनता जानती है ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, भ्रष्टाचार इनके लिए गहना है। और बिहार के युवा को हमारे छोटे भाई तेजस्वी यादव ने क्या सीख दिया ये हमको नहीं पता है, लेकिन मैं जरूर ये आग्रह करूंगा तेजस्वी यादव जी से कि उनको ये मैकेनिज्म बिहार की जनता को बताना चाहिए कि 1.5 साल की उम्र में करोड़पति कैसे बना जाता है। लालू यादव से पूछताछ के बाद आरजेडी में बहुत गुस्सा है। आरजेडी प्रवक्ता ने कहा कि उनकी पार्टी को खत्म करने की दरअसल कोशिश की जा रही है। क्या कहा, सुनिए। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल भोगेगा।
ऐसा नहीं है। राजनीति हमेशा सेवा की भाव से करने वाले लोग कभी चिंतित नहीं होते, बेफिक्र हो करके वो चैन की निद्रा में सोते हैं। जो अकुत संपत्ति कमा लेता है वो व्यक्ति परेशान होता है। राजनीति से प्रतिष्ठा की लालसा रहनी चाहिए। राजनीति से धन की लालसा रखने वाले लोग की परेशानी हमेशा बढ़ी है और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने का संकल्प देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री जो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस कहते थे वो अब साकार होगा। ईडी का समन नहीं है साहब, ये बीजेपी का समन है। बीजेपी का काम नहीं बन पा रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर ध्रुवीकरण की कोशिश हुई, काम नहीं हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र समावेशी है, सबके हृदय में है, तो वहाँ काम नहीं बना। फिर नीतीश कुमार पे इंजीनियरिंग की गई। अब ये ईडी वगैरह है, चलेगा ये हमें पता है 24 के चुनाव तक। तो इसे कृपा पूर्वक हाथ जोड़ के कहता हूँ, ईडी का समन ना कहिए, ये बीजेपी का समन है। लालू यादव की ईडी से पूछताछ से आरजेडी नाराज है। वहीं बीजेपी की तरफ से रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आप लूटेंगे तो जेल जाएंगे। पूरी बात सुनिए। आप लूटेंगे तो जेल जाएंगे, तो आप लूटेंगे भी और चाहेंगे कार्रवाई नहीं हो, तो नरेंद्र मोदी की सरकार तो ईमानदारी में बहुत कड़ी है ना, जानते हैं आप ना। तो ईडी किस मामले में सवाल करेगी या करती, इसका जवाब नहीं है, सिर्फ प्रताड़ित की बात करती है। आपने नौकरी के बदले जमीन ली क्या, जवाब इसका देना है ना, इसका जवाब नहीं देंगे। अपने समाज के लोगों से भी जमीन ली तो जवाब इसका देना पड़ेगा, इसका जवाब तो नहीं है, तो ईडी सवाल तो पूछेगी। जो राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हमारे विरोधी, तो वो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। जांच एजेंसियों के माध्यम से परेशान किया जा रहा है आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार को। तो सारे चीजों का जवाब दिया जाएगा और जनता की अदालत में तो सब कुछ का फैसला होगा ही। भाई आप आईटी, ईडी, सीबीआई से लड़ाई जीतना चाहते हैं हर विरोधी दलों के यहाँ। आज देखिए, चाहे बंगाल में ममता दीदी हो, चाहे जहां भी हो, तो ये सब जो हो रहा है ये सब जनता देख रही है। कल तेजस्वी यादव पहुंचेंगे ईडी दफ्तर। लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी पूछताछ करेगी। कल पटना में ईडी दफ्तर पहुंचना है तेजस्वी यादव को। ईडी कल तेजस्वी यादव से पूछताछ करेगी। आज लालू यादव से पूछताछ हो रही है, कल तेजस्वी यादव से होगी पूछताछ। कल उन्हें पहुंचना है ईडी दफ्तर पटना में। और यही आरोप आरजेडी की तरफ से लगाया जा रहा है कि अब ईडी से परेशान कराया जाएगा। हालांकि बीजेपी का यह कहना है कि अगर कोई घोटाला नहीं किया तो फिर डरने की कोई जरूरत नहीं है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छी खबर आई है। 2030 तक $7 ट्रिलियन तक होगी भारत की इकोनॉमी। 6 साल में और बुलंदियों पर होगी अर्थव्यवस्था। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य 3 साल में पूरा हो जाएगा। वित्त मंत्रालय ने पेश की अर्थव्यवस्था पर समीक्षा रिपोर्ट और ये बड़ा दावा किया गया कि 2030 तक $7 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हो जाएगी भारत। 6 साल में और ज्यादा बुलंदियों पर पहुंच जाएगा भारत। 3 साल में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का जो लक्ष्य था उसको हासिल कर लिया गया। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य 3 साल में ही हो जाएगा पूरा, ये दावा किया गया है इस समीक्षा रिपोर्ट में। यह खबर देश के हर नागरिक पर असर डालने वाली खबर है। आइए इसकी डिटेल और अर्थव्यवस्था पर इसके असर को समझते हैं। दरअसल इसके क्या मायने हैं, देश की बुलंद अर्थव्यवस्था भारत को, देश को कैसे प्रभावित करती है और कैसे आपको और हमें प्रभावित करती है। अर्थव्यवस्था पर दरअसल वित्त मंत्रालय की तरफ से रिपोर्ट पेश की गई है। 2027 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी और ये लक्ष्य रखा गया था भारत के लिए। अब ये 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा। 2030 तक $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी, यानी कहीं ज्यादा और बड़ी हो जाएगी इकोनॉमी उससे। पिछले 3 साल में 7% से अधिक ग्रोथ रही है और ये जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ थी उससे ज्यादा थी। जो फाइनेंशियल ईयर 2025 में जीडीपी 7% रहने का अनुमान है, यानी अगले साल 7% रहने का अनुमान लगाया गया है। 2030 तक 7% से भी अधिक ग्रोथ का अनुमान है, यानी उससे भी ज्यादा ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है, यानी 7% से भी ज्यादा तेजी से बढ़ेगी भारत की अर्थव्यवस्था।
सबसे पहले इसकी जो वजह है, कौन सी 3 बड़ी वजहें हैं, कौन से 3 प्रमुख कारण हैं जो असर डाल रहे हैं भारत की इकोनॉमी पर, अर्थव्यवस्था पर, जिसकी वजह से वो तेजी से आगे बढ़ रही है। तो पहली जो बड़ी वजह है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर हर सेक्टर में तेजी आई है, हर क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है और उन क्षेत्रों में विकास हो रहा है। दूसरा, आने वाले वर्षों में नौकरियों के मौके तेजी से बढ़ेंगे क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में और बाकी और क्षेत्रों में तेजी से ग्रोथ हो रही है, इस वजह से नौकरियां बढ़ेंगी। तीसरा, वैश्विक स्तर पर भारत का दबदबा मजबूत हुआ है और होगा और उसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर साफ तौर पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो भारत के लिए अच्छी खबर, देश के हर नागरिक के लिए अच्छी खबर। फिलहाल रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, आप बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।